हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर झा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासक पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक पार्ट 2, उत्तरवर्ती मुगल शासक पार्ट 2, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो बचे हुए जो शासक हैं इसके ऊपर हम लोग आज क्लास करेंगे। तो उस क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको जो प्रारंभिक सूचनाएं दी जाती है उसको आप जरूर सुन लीजिए। आपका जो ये YouTube चैनल आमंत्रण क्लासेज है और आमंत्रण क्लासेज ऐप है, इस पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का क्लास दिया जाता है, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा और मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तीसरा, आपके लिए सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा, आपके लिए भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर क्लास बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो यदि आप भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर का क्लास रखते हैं, ऑप्शनल पेपर है, तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और फिर निबंध की कक्षाएं भी आपके लिए आयोजित कराई जाएगी। इस संदर्भ में यदि आप कोई भी सूचना लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ क्या है कि आप इस मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो भी कुछ आपको सूचनाएं लेनी हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करके या फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब आप मेरा क्लास जो है सो मेरे आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं। इस ऐप का ये लिंक है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर भी आपको फ्री सर्विस मिलेगा। इस संदर्भ में भी यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप जो है सो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्लास लिंक, क्लास PDF और जो टाइम टेबल है सब कुछ आपको प्राप्त यहाँ से हो जाएगा। तो आज के सेशन की शुरुआत जो है सो हम लोग करते हैं, और फिर से जो टॉपिक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो उत्तरवर्ती मुगल शासक। क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल शासक। और उत्तरवर्ती मुगल शासक में ये क्या हो जाएगा? पार्ट 2 हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग कुछ प्रमुख शासक के बारे में जान चुके हैं। तो इस टॉपिक की कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या समझ लेना है कि अब तक हम लोगों ने इस सेक्शन में क्या क्या जान लिया है। तो अब तक सबसे पहले हम लोग जो कुछ प्रमुख शासक हैं, जैसे कि जो बहादुर शाह प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम के समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। फिर इसी प्रकार जो जहांदार शाह के समय की घटनाएं हैं इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। जहांदार शाह के बाद जो फर्रुख सियर के समय की घटना है, उस फर्रुख सियर के समय की घटना को हम लोग जान चुके हैं। फर्रुख सियर के बाद जो कुछ समय के लिए रफ़ी उद दरजात शासक बनता है, उसके समय की घटना। और रफ़ी उद दरजात के बाद जो रफ़ी उद दौला शासक बनता है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, रफ़ी उद दौला। और साथ ही साथ जो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह है, तो रंगीला बादशाह के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। इतने शासक वर्ग के बारे में हम लोग क्या है जान चुके हैं। तो आज के सेशन में क्या है कि हम लोग इससे आगे क्लास को बढ़ाएंगे, और आगे जो क्लास को बढ़ाएंगे तो बचे हुए शासक वर्ग को आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो मुगल शासक बनता है वो कौन बनता है, और उसके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं कुछ उसी तरीके से हमें समझना है। तो इसके बाद जो अगला शासक है रंगीला बादशाह के बाद, वो कौन सा शासक बनता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो मुगल शासक बनता है वो है अहमद शाह शासक बनता है, अहमद शाह शासक बनता है। तो अहमद शाह का जो शासन काल है और इसके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको फैक्ट इन फैक्ट के रूप में याद रखना है। प्रमुख घटनाएं, तो इसके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इसके शासन काल में जो था ना इसके शासन काल में जो सत्ता की बागडोर थी, इसके शासन काल में सत्ता की बागडोर, तो इसके शासन काल में जो सत्ता की बागडोर थी वो किसके हाथों में था, तो राजमाता उधम बाई के हाथों में। किसके हाथों में? राजमाता उधम बाई के हाथों में था, राजमाता उधम बाई के हाथों में। और राजमाता उधम बाई के जो हाथों में था, इनको एक उपाधि भी प्राप्त थी जिसको हम लोग कहते हैं किबला ए आमल कहते हैं, किबला ए आमल।
इनको एक उपाधि प्राप्त थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किबला ए आमल की इन्हें उपाधि प्राप्त थी। तो राजमाता उधम भाई के हाथों में, और राजमाता उधम भाई के हाथों के साथ हिजरों का एक दल था जिसका प्रमुख होता था, हिजरों के दल का प्रमुख, हिजरों के दल का प्रमुख। और हिजरों का जो दल था उसका जो प्रमुख था उसका नाम था जावेद खां। तो जावेद खां और राजमाता उधम बाई के हाथों में इसके शासनकाल में पूरी प्रशासन की बागडोर थी। एक नाम मात्र का केवल शासक था। और इस जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। क्या उपाधि प्राप्त थी? नवाब बहादुर की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नवाब बहादुर की टाइटल याद रखेंगे। और राजमाता उधम बाई को जो उपाधि प्राप्त थी ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस पर सत्ता की बागडोर किसके हाथों में थी? तो राजमाता उधम बाई, जिनको किबला ए आमल की उपाधि प्राप्त थी, और हिजरों के दल का एक प्रमुख था जिसका नाम था जावेद खां, और जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्राप्त थी जिसके हाथों में था। दूसरा इसके समय की जो प्रमुख घटना है वो क्या है कि इसके समय में सादत खां जो अवध के राज्य का संस्थापक था, सादत खां, और सादत खां के साथ साथ जो है सफदर जंग, सफदर जंग, ये भी आगे चलकर अवध के नवाब बनेंगे। तो सफदर जंग एक तरीके से दोनों जो है सो वजीर के पद पर बैठता है। इसके समय में दोनों को वजीर बनाया गया था, सादत खां और दोनों को, इसलिए सादत खां के बाद उसके उत्तराधिकारी जो है वो नवाब वजीर के नाम से भी जाने जाते हैं। नवाब इसलिए क्योंकि अवध के और मुगल शासक के वजीर बने, तो इसलिए नवाब वजीर के नाम से भी वो जाने जाते हैं। इसके समय में क्या है कि प्रशासनिक निर्णय लेने में इसके पास कोई योग्यता नहीं थी। प्रशासनिक निर्णय लेने की इसके पास कोई योग्यता नहीं, प्रशासनिक निर्णय लेने की योग्यता और क्षमता नहीं थी। ना तो योग्यता थी इसके पास और ना ही इसके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं थी, क्योंकि इसने जो कुछ काम किए थे उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसी के शासनकाल में क्या होता है कि छोटे छोटे लोगों को 5 साल के 10 साल के बालकों को लाहौर का, पंजाब का सूबेदार बनाया गया था। तो लाहौर का और पंजाब का सूबेदार बनाया गया था एक ऐसे समय में जिस समय पश्चिमोत्तर भारत से क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो है प्रारंभ हो चुका था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, तो जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण आरंभ हो चुका था और उस समय यदि आप अपने योग्य सेनापति को वहां नियुक्त नहीं करते, एक 5 साल के बालक को वहां का वजीर बनाते हैं, प्रांतपति बनाते हैं, तो इससे इसकी योग्यता को समझा जा सकता है। और इसी के समय में जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसी के समय में अहमद शाह का जो है, अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण हुआ था। अहमद शाह का क्या हुआ था? पहला आक्रमण जो है इसी के समय में हुआ था, पहला आक्रमण इसी के समय में हुआ था। तो ये 4 प्रमुख घटनाएं जो है इसके समय की है, जो पीटी के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है सो इसी के समय में वजीर के पद के लिए भी थोड़ा सा सफदर जंग और जो उस समय का एक गाजुद्दीन फिरोज है उसके बीच जो है सो जो एक तरीके से लड़ाई की स्थिति होती है, लड़ाई भी होती है, और फिर जो है सो गाजुद्दीन फिरोज जंग जो है मुगल वजीर बन भी जाता। और उसी गाजुद्दीन फिरोज जंग के द्वारा क्या किया जाता है कि गाजीउद्दीन के द्वारा इसकी क्या की जाती है? गाजीउद्दीन के द्वारा इसकी आंख निकलवा ली जाती है, आंख निकलवा ली जाती है, निकलवा ली इसने, तो आंख निकलवा ली जाती है। और इसको जो है शासक जो अहमद शाह इसको एक जेल में बंद कर देता है, उस जेल का नाम है सलीमगढ़ का किला। तो सलीमगढ़ के जेल में इसकी को बंद कर देता आंख निकाल के, जहां पर कुछ समय के बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? तो आलमगीर, कुछ समय के लिए आलमगीर द्वितीय शासक बनता है। कौन शासक बनता है? आलमगीर द्वितीय शासक बनता है। तो आलमगीर द्वितीय के समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं कुछ 1-2,
वो फैक्ट इन फैक्ट में आपको ध्यान में रखना है कुछ प्रमुख घटनाएं। तो इसके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो कुछ खास है नहीं। इसके शासनकाल में जो वास्तविक सत्ता था किसके हाथ में, वास्तविक सत्ता, तो इसके समय में जो वास्तविक सत्ता था वो उसी के हाथ में था, गाजीउद्दीन हैदर के हाथ में, गाजीउद्दीन हैदर के हाथ में, जिसने उसके पहले गाजीउद्दीन हैदर के हाथों में, जिसने अहमद शाह की आंख निकलवा ली थी, गाजीउद्दीन हैदर के हाथों में। इसलिए गाजीउद्दीन हैदर को भी जो है ना उत्तरवर्ती मुगलों के समय में इसने भी शासक को उतारा बैठा, इसलिए इसको भी किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इसको भी क्या कहते हैं, किंग मेकर कहते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तरवर्ती मुगल में या भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं के अलावा और किसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, गाजीउद्दीन हैदर हो जाएगा, गाजीउद्दीन हैदर हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, तो शाह आलम द्वितीय बनता है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय शासक बनता है। और उत्तरवर्ती मुगल में काफी लंबे समय तक इसका शासनकाल है। जानते हैं आपकी 1700 जो है 59 से लेके कब से कब तक, 1759 से लेके 1806 तक का जो है इसका शासनकाल है। तो इसके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो आपको महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना है प्रमुख घटनाएं, क्योंकि यहाँ से मॉडर्न इंडिया में कई सारे प्रश्न बनते हैं प्रीलिम्स में जो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो शाह आलम द्वितीय था, इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। इसका वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर था इसका वास्तविक नाम, और इसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके शासक बना था। लेकिन शासक बनने के बाद क्या होता है कि शासक बनने के बाद जो गाजीउद्दीन हैदर या जो कुछ लोग हैं, इसने क्या था कि दिल्ली में एक बालक को शासक बना दिया था। दिल्ली में क्या किया था, एक बालक को शासक बना दिया था, और ये उस समय आगरा में था। दिल्ली में बालक को शासक बना दिया था। और जो इसका वजीर था, अपने वजीर के डर से ये दिल्ली नहीं जा रहा था, अपने वजीर के डर से, जो शाह आलम द्वितीय था, अपने वजीर मीर बख्शी सब के डर से दिल्ली नहीं जा रहा था, दिल्ली नहीं गया था। लगभग ये आप मान के चलिए कि 1759 में ये मुगल बादशाह बनता है, और 1759 से लेके 1772 तक इलाहाबाद के किले में एक बंदी जीवन व्यतीत करता है। इलाहाबाद के किले में बताता है। पहली बार जो है 1772 में यह मराठों की सहायता से दिल्ली आता है। पहली बार 1772 में मराठों की सहायता से दिल्ली आता है, मराठों की सहायता से दिल्ली आता है और शासक बनता है, एक तरीके से दिल्ली आता है। लेकिन मराठों की सहायता से जो शासक आता है, तो इस समय क्या होता है कि इस समय क्या था कि मुगल दरबार में अहमद शाह अब्दाली के प्रभाव से रेहला का प्रभाव काफी क्या हुआ था, बढ़ चुका था। रेहला का प्रभाव काफी बढ़ चुका था। तो क्या होता है कि 1700 रेहला का इस समय क्या था कि मुगल दरबार में किसका प्रभाव बढ़ चुका था, मुगल दरबार में रेहला का प्रभाव बढ़ चुका था। रेहला सरदार का, जो रुहेलखंड राज्य आपको पिछले लेक्चर में बताया था, रेहला सरदार का प्रभाव बढ़ चुका था। रेहला सरदार का काफी प्रभाव था, और रेहला सरदार का जो काफी प्रभाव था, इसमें शामिल कौन कौन था, तो कई सारे थे, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जो था उसका नाम था गुलाम कादिर रेहला। क्या नाम था इसका, गुलाम कादिर रेहला था नाम, गुलाम कादिर रेहला। इस गुलाम कादिर रेहला ने क्या किया, 1772 में वो आया मुगल दरबार शाह आलम द्वितीय, और 1788 ईस्वी में इसने क्या किया, 1788 ईस्वी में गुलाम कादिर रेहला ने क्या किया,
मुगल बादशाह की आंख निकलवा ली। इसने भी क्या किया, मुगल बादशाह की क्या की, इसने भी मुगल बादशाह की आंख निकलवा के एक बार फिर से जेल में डाल दिया। आंख निकलवा लिया, आंख निकलवा दिया था, आंख निकलवा दिया था, इसने मुगल बादशाह की आंख निकलवा दिया था। और इसके बाद जो है सो पुनः जेल में इसे डाल दिया, पुनः जेल में डाल दिया, पुनः जेल में डाल दिया। किसने, गुलाम कादिर रेहला ने पुनः जेल में इसे डाल दिया। फिर से ये क्या होता है कि एक बार आप मान के चलें कि जेल में डालने के बाद पुनः मराठे इसे जो है दिल्ली के गद्दी पर लाते हैं। पुनः मराठे क्या करते हैं, पुनः मराठे दिल्ली की गद्दी पर लाते हैं, दिल्ली की गद्दी पर लाते हैं, दिल्ली की गद्दी पर। और लगभग आप मान के चलें कि 1796 से लेके 1806 तक अंधे बादशाह के रूप में, अंधे बादशाह के रूप में ये शासन करता है, अंधे बादशाह के रूप में शासन, अंधे बादशाह के रूप में शासन करता है, अंधे बादशाह के रूप में शासन। और 1806 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो इसके साथ समय की एक ऐसी घटना है जिसने आपके इसके थोड़े से एक हिस्ट्री को समझ लिया है। तो वो हिस्ट्री क्या है कि 1759 में ये शासक बनता है, अली गौहर इसका वास्तविक नाम है। लेकिन जब ये आगरा में अपने आप को शासक घोषित करता है, ठीक उसी समय दिल्ली में क्या होता है, इसके विरोधी सरदार रेहलाओं के द्वारा एक बालक को शासक घोषित कर दिया जाता है। और अपने वजीर मीर बख्शी के डर से ये क्या होता है, दिल्ली नहीं जाता है, भाग के चला जाता है इलाहाबाद। और वहां पर लगभग 1759 से लेकर 1762 तक इलाहाबाद के किले में बंद रहता है। पहली बार 1772 में क्या होता है कि मराठों की सहायता से ये दिल्ली लाया जाता है। और मराठों की सहायता से जो ये दिल्ली लाया जाता है, तो वहां पर उस समय तब तक क्या हुआ था कि मुगल दरबार में रेहला सरदार का इम्पैक्ट काफी बढ़ चुका था। और उसमें जो सबसे प्रमुख था वो कौन था, गुलाम कादिर रेहला। इस गुलाम कादिर रेहला ने क्या किया, 1788 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की आंख निकलवा ली और पुनः उसको क्या किया, जेल में डाल दिया। जब गुलाम कादिर रेहला की मृत्यु होती है तो ठीक उसके बाद मराठे फिर से इनको क्या करते हैं, लाते हैं, मुगल शासक बनाते हैं। और फिर से कुछ समय तक शासन करने के बाद 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके समय शाह आलम द्वितीय के समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इसी के समय क्या होता है, कुछ हम ब्रॉडर सेंस में लेते हैं। 1759 में इसी के समय में बेदरा का युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, किसको जीत मिलती है, ये सब आपको पता है, बताया भी है मैंने। डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें डचों की पराजय होती है। दूसरा इसके समय की जो प्रमुख घटना है वो क्या है कि 1760 में क्या हुआ था, बांडीवास का युद्ध हुआ था, बांडीवास का युद्ध। ये फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है, फ्रेंच पराजित होती है, फ्रेंच पराजय होते हैं। तीसरा जिसके समय की, जिसमें ये खुद भी शामिल था, वो कौन था, 1764 का क्या था, बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध क्या था, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का जो युद्ध था ये किसके किसके बीच था, तो ये त्रिगुट वर्सेज अंग्रेज था, त्रिगुट वर्सेज कौन था, अंग्रेज था, त्रिगुट वर्सेज अंग्रेज। और इसमें क्या होती है, त्रिगुट की क्या होती है, पराजय होती है, त्रिगुट की क्या होती है, पराजय होती है। और इस त्रिगुट में शामिल कौन कौन थे, तो त्रिगुट में शामिल था उस समय का जो अवध का नवाब था, अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन था, तो जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। तो अवध का नवाब जो उस समय का था शुजाउद्दौला, ये इसमें शामिल था, शुजाउद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ जो बंगाल का भगोड़ा शासक था, नवाब था, बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम नाम था, मीर कासिम। और फिर अपने खुद इसमें मुगल शासक ये थे जो शाह आलम द्वितीय था। तो मुगल शासक इसमें शाह आलम द्वितीय शामिल था, शाह आलम द्वितीय। और इस तरह से क्या होता है, इस बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में क्या होती है, इस त्रिगुट को ये लोग पराजित करते हैं, त्रिगुट को पराजित। और त्रिगुट को पराजित करने के बाद जो चौथी सबसे प्रमुख घटना होती है इसके समय में, वो क्या है, 1765 में
जो इलाहाबाद की संधि होती है। रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आता है और इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की वैसे दो संधि होती है, एक संधि अवध के नवाब के साथ होती है और एक बंगाल के नवाब के साथ। तो हम अवध जब चलेंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे। इस इलाहाबाद की संधि के तहत क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय और जो अंग्रेजों के बीच होती है, उसमें सबसे पहला क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। क्या कर दी? यानी भू राजस्व वसूल करने का। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी। उड़ीसा की दीवानी मिली, किनको मिली? उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली। दूसरा इसमें क्या हुआ कि जो शाह आलम द्वितीय था, इसको 26 लाख वार्षिक पेंशन मिला। 26 लाख वार्षिक क्या हुआ? 26 लाख वार्षिक पेंशन मिल गया। 26 लाख वार्षिक पेंशन। तीसरा इसमें क्या हुआ कि जो अवध के नवाब से जो करा और इलाहाबाद का जिला अंग्रेजों ने ले लिया था, तो इन्हें इलाहाबाद और करा का जिला बेच दिया गया। इलाहाबाद और करा का जिला मिला, करा का जिला मिला। तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटना थी। त्रिकूट पराजित हुए थे। इलाहाबाद की संधि जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से होती है, उसके तहत उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया, यानी भू राजस्व वसूलने का। बदले में इनको 26 लाख वार्षिक पेंशन मिला। और इस समय यानी 1765 से लेके 1772 तक क्या है, अंग्रेजों के पेंशनर ये बने रहे 1772 तक, उसके बाद भी। और इलाहाबाद का जो है, और इलाहाबाद और करा का जिले को इनको मिला। 1772 में क्या होता है कि जब वारेन हेस्टिंग्स आता है, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इनकी पेंशन समाप्त कर दी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा और पांचवा जो इसके समय की सबसे प्रमुख घटना वो ये है कि 1803 में वो है, और 1803 में क्या होता है कि लॉर्ड लेक के द्वारा इसी के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। इसी के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है शाह आलम द्वितीय के समय की, जो आपको याद रखना है, पूछा ही जाएगा। और अब जो अगला शासक है वो कौन है? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय का जो शासन काल है, जैसे कि 1806 से लेके 1837 तक का जो समय है, ये किसके समय का है? अकबर द्वितीय का शासन काल है। तो ये जो अकबर द्वितीय था ना, यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो यह शाह आलम द्वितीय, जो इससे पहले शासक था, शाह आलम द्वितीय का क्या था? पुत्र था। और ये भी अंग्रेजों के पेंशनर थे। अंग्रेजों के पेंशनर थे, ठीक ना। और अंग्रेजों के संरक्षण में रह ये इसने भी समय व्यतीत किया था। अंग्रेजों के पेंशनर थे और अंग्रेजों के संरक्षण में रहते थे। अंग्रेजों के संरक्षण में बाद में अंग्रेजों ने क्या किया था कि इनका पेंशन जो था वो बंद कर दिया था। अंग्रेजों ने इनका पेंशन बंद कर दिया था। और जब इनका पेंशन बंद कर दिया था, तो अपना पेंशन मनवाने के लिए इन्होंने क्या किया था? मनवाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। मनवाने के लिए राजा राम मोहन राय को, राजा साहब यानी राजा राम मोहन राय को, राजा साहब को कहाँ भेजा था? ब्रिटेन भेजा था। ब्रिटेन, राजा साहब को ब्रिटेन भेजा था कि मेरा पेंशन उनसे मनवाइए। और यहीं पर जो है सो ब्रिस्टल जो शहर है ब्रिटेन का, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की जो है वो मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल में राजा साहब की मृत्यु हो जाती है। राजा साहब की मृत्यु, ब्रिस्टल में राजा साहब की क्या होती है? राजा साहब की मृत्यु हो जाती है। और इन्हें राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। तो इन्हें राजा की उपाधि इसी ने अकबर द्वितीय ने ही दिया था। राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दिया था। इसके समय की ये जो दो तीन प्रमुख घटनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे ज्यादा आपसे इनके ऊपर कुछ बनता ही नहीं है। और जो अंतिम मुगल शासक हो जाएंगे वो कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह
जफर बहादुर शाह द्वितीय भी इनको कहेंगे, बहादुर शाह द्वितीय। तो इनका जो शासनकाल हो जाएगा वो 1836 से लेके 1857 के विद्रोह के, ये एक तरीके से मुगल बादशाह को घोषित किया गया था सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता के रूप में। तो इनके समय में सबसे पहले तो क्या हो गया कि क्लियर है कि ये अंतिम मुगल शासक थे, अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक थे। हम इन्हें जफर कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जफर नाम से कविता और शायरी करते थे। जफर नाम से क्या करते थे? जफर नाम से ये कविता शायरी किया करते थे, कविता या शायरी किया करते थे। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? बहादुर शाह जफर कहते हैं, बहादुर शाह जफर कहते हैं। और 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह में इनको क्या किया गया था? शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया था। शहंशाह ए हिंदुस्तान, शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया था इनको। पूरे विद्रोहियों की तरफ से शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया था, शहंशाह हिंदुस्तान, जो इस बात का प्रतीक है कि अभी भी भारतीयों के दिलो दिमाग में मुगलों की कितनी छवि थी, एक शासक की कितनी बेहतर छवि थी कि एक ऐसा शासक जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता था, उसको शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया था। और इसी समय क्या होता है कि 1857 के विद्रोह के समय ही हुमायूं के मकबरे के पास से इन्हें क्या किया जाता है? गिरफ्तार। हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार, इनके दो पुत्रों को गोली मार दी जाती है। मकबरे के पास से इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इनको रंगून, बर्मा में कहाँ पर? रंगून भेज दिया जाता है, बरगा में रंगून भेज दिया गया। और वहीं पर इनकी समाधि भी है। और वहीं पर जो है 1862 ईस्वी में क्या होती है? 1862 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वह मुगल राजवंश जिसकी स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, कब? 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। उस मुगल वंश का अंत बहादुर शाह जफर के समय में, बहादुर शाह जफर के समय में 1857 में आकर हो जाता है। तो कुल आप देखिए कितने समय तक भारत पर मुगलों ने शासन किया। तो 1857 में से 1526 आप डिक्रीज कर दो तो 1, 5 में से 2 गया ये, तो कितना? 3, और 8 में से 5 गया 3। लगभग 331 वर्षों तक जो है इन्होंने शासन किया था, मुगलों ने शासन किया था। तो इस तरीके से जो है सो भारत में एक लंबे समय तक शासन करने वाले थे। अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ जो और चीजें हैं उसको भी आप जान लीजिए, और उसके बाद जो है सो हम आपको बता देंगे कि जो क्षेत्रीय राज्य हैं उसके। तो जैसे मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि मुगल दरबार में गुटबंदी, मुगल दरबार में गुटबंदी, मुगल दरबार में क्या है? मुगल दरबार में गुटबंदी। तो मुगल दरबार में 18वीं शताब्दी में क्या था कि इस समय 4 गुट था। और इसमें जो 4 गुट था, इसमें एक था जिसको हम लोग कहते हैं ईरानी दल था, ईरानी दल था। ये जो ईरानी दल था इसमें शामिल कौन कौन था? इसमें एक असद खां शामिल था, असद खां के साथ साथ इसमें जुल्फिकार खां शामिल था। कौन शामिल था? जुल्फिकार। और ये जो ईरानी दल था ये शिया मत को मानता था, शिया मत को मानने वाला था, शिया मत को। दूसरा जिस समय दल था वो कौन था? तुरानी दल था, तुरानी दल जो मध्य एशिया से आए हुए थे, एक तुरानी दल के रूप में। तो इसमें कौन कौन सा था? गाजी उद्दीन था, जिसका नाम कई जगह पर आया है आंख फोड़ने वाले लोगों के रूप में, गाजी उद्दीन था। जो निज़ामुल मुल्क था वो था निज़ामुल मुल्क, जो हैदराबाद का संस्थापक हो जाएगा, तो निज़ामुल मुल्क था, गाजी उद्दीन था। ये लोग जो थे ये बेसिकली क्या थे कि सुन्नी मत को मानने वाले थे, सुन्नी मत को मानने वाले थे। तीसरा इस समय हिंदुस्तानी दल था, हिंदुस्तानी दल। और हिंदुस्तानी दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सैयद बंधु, जिसका नाम अब आप जान चुके हैं, तो सैयद बंधु थे।
और सैयद बंधु जो थे इसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली ये भारतीय मुसलमानी दल का नेतृत्व करते थे। और चौथा कुछ अफगानी दल का भी नाम मिलता है, अफगान दल का नाम मिलता है। इस तरीके से उत्तरवर्ती मुगल में ये 4 दल थे और सभी मुगल दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए परस्पर संघर्षरत थे। और उसी परस्पर संघर्ष में आपने देखा है कि कई बार शासकों की हत्या की गई और कई बार जो है सो शासक को इनके द्वारा गद्दी पर बैठाया भी गया था। इनमें जो सैयद बंधु हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी चाहिए। सैयद बंधु किसके बारे में? तो सैयद बंधु के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अन्य जो चीजें हैं, आपने फर्रुख शेर के समय में ये लोग किस पद पर थे, क्या थे, ये आप जान चुके हैं। तो सैयद बंधु जो थे ने ये बेसिकली बराहा के सैयद कहलाते थे। बराहा के सैयद क्या कहलाते थे? बराहा के सैयद। ये बराहा जगह कहाँ है? तो आज के पंजाब में ये बराहा कहाँ पर है? आज के पंजाब में पटियाला के आसपास का, पटियाला के पास एक गांव है। आज के पंजाब में पटियाला के पास है ये। तो इन्हें बराहा का सैयद कहा जाता है। ये जो थे अपने आप को अबूल फरह के वंशज मानते थे। अबूल फरह के वंशज मानते थे। अबूल फरह के ये लोग क्या थे? अपने आप को अबूल फरह के वंशज मानते थे। ये लोग जो थे ना सो जो पश्चिम एशिया से, इराक ईरान से, फारस से आए हुए थे। एक तरीके से फारस से इनके पूर्वज, फारस से इनके मेसोपोटामिया आप कह सकते, फारस से इनके पूर्वज भारत आए थे। पूर्वज भारत आए थे। पूर्वज भारत आए थे। पूर्वज भारत आए थे। ये आप ध्यान में रखेंगे, पूर्वज भारत आए थे इनके पूर्वज। और फिर ये जो थे, ये जो सैयद बंधु हैं, इन्होंने क्या क्या किया था? तो सभी को आपको ध्यान से याद रखना है कि किसको किसको शासक बनाया था, कहाँ कहाँ पर मराठों से क्या संधि की, और फर्रुख शेर के समय में जो भी निर्णय हुआ था सब कुछ इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल में जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उत्तरवर्ती मुगल काल में नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का और जो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, इस पर चर्चा करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होगा तो इसी सेगमेंट में हम लोग पानीपत के तृतीय युद्ध पर चर्चा करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो बहुत ही एक पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इसको करने के बाद जो है, इस टॉपिक को कर लेंगे तब हम लोग कहाँ पर पहुँच जाएंगे? देन आफ्टर हम लोग 18वीं शताब्दी के भारत के जो क्षेत्रीय राज्य थे उस क्षेत्रीय राज्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो नादिर शाह का आक्रमण किस कारण से हुआ था, क्या घटनाक्रम चला, उस आक्रमण का क्या प्रभाव होता है, फिर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का कारण, किस तरह से घटनाक्रम चलता है, उस आक्रमण का क्या प्रभाव होता है, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, कारण परिणाम। और इसका तो भारतीय इतिहास में जो है ना, पानीपत के तृतीय युद्ध को भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। कैसे निर्णायक युद्ध मानेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो आप देखना मत भूलिएगा, जरूर इंतजार कीजिए। हम आपके साथ अगले सेशन में इसी से मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे और मैं भी मोरली थोड़ा सा बूस्टअप हो पाऊँ। तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले सेशन में आपसे, जो उस समय विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें।